हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ये आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स का ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन आपका बैलेंस कैसे होगा। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या दिया गया है? CH4 प्लस O2, और उसके बाद ये इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो पहले इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन जैसे आपका A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं? C प्लस डी बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो हमारा एरो है, एरो के लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड का पार्ट हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस कैसे करोगे आप इक्वेशन। तो देखो, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या क्या दिया हुआ है? CH4 प्लस O2 दिया हुआ था। इसको हम लोग पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ही समझते हैं। देखो, CH4 प्लस O2 है, और हमारा बना क्या है? प्रोडक्ट वाटर बना है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, पहले हम रिएक्टेंट में देखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन कितना है? एक कार्बन है। और प्रोडक्ट में कार्बन देखो कितना है? यहाँ पे भी कार्बन एक ही है, मतलब दोनों तरफ कार्बन एक एक है। ठीक है, तो हमको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 4 हाइड्रोजन है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, टोटल 4 हाइड्रोजन इस तरफ, और इस तरफ टोटल हाइड्रोजन अगर देखें तो 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ 2 और हाइड्रोजन की हमें जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ समझते हैं। देखो, CH4O2, थोड़ा जगह रखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो, CH4 है प्लस O2 है, फॉर्म क्या हो रहा है? वाटर बन रहा है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब देखो, आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एक कार्बन, वहां पे भी एक कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। यहाँ टोटल हाइड्रोजन देखें तो 2 ही है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की हमें और जरूरत है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। ब्लू ले लेते हैं, चल। सो यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2। अब देखो, जो यहाँ का 2 और जो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 है। यहाँ पे जब आप जैसे A × B लिखे हो और यहाँ 2 लगा रहे हो, इसका मतलब 2 पूरे से मल्टीप्लाइड है। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी देखना है। 2 यहाँ हमने लिखा है, तो ये 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाइड है और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाइड है। मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन टोटल इधर है, और यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, और ये 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, तो 4 ऑक्सीजन इस तरफ। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। CH4 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन में हमने 2 लगाया और वाटर में 2 लगाया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो सेकंड भी देखते हैं क्या है। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है? आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? Fe3O4 बना रहा है। ठीक है, तो चलो पहले इक्वेशन लिख लो, FeO2, उसके बाद क्या है? Fe3O4। ठीक, चलिए तो देखते हैं। देखो, यहाँ आयरन पहले देख लो कितना है? एक आयरन है इस तरफ रिएक्टेंट में हमारे। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ कितने आयरन है? 3 आयरन है। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या लगाओगे? 3। अब यहाँ पे भी आयरन 3 हो गए, यहाँ पे भी आयरन 3 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्टेंट में ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। तो अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो 2 आप यहाँ लगाओगे। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया। देखो, ये हमारा इक्वेशन हो गया 3Fe प्लस 2O2 और Fe3O4। ये रिएक्शन हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। थर्ड देखो क्या दिया हुआ है? KClO3, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सो थर्ड में देखो पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो हमारे रिएक्टेंट में पोटेशियम के सॉरी KClO3 और ये हमारा क्या है पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। तो पहले यहाँ पे देखो पोटेशियम क्लोराइड कितना है, 1 ही है। यहाँ पे भी पोटेशियम क्लोराइड कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, O3, 3 ऑक्सीजन एटम्स है हमारे, और यहाँ हमारे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इसको क्या करना है, बैलेंस करने की जरूरत है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको 3 लाना है और यहाँ हमको 2 की जरूरत है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 ये ऑक्सीजन हो गया, 3 2 जा 6 ये ऑक्सीजन हो गया। अब देखो हमने 2 यहाँ लगाया है तो KCl भी क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो यहाँ पे KCl एक ही है तो इसे भी हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो KClO3 को हमने पहले हमने ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 3 था। तो ऐसे जब बैलेंसिंग बनानी होती है तो जैसे 2 यहाँ था तो 2 को यहाँ आप लगा दो और 3 यहाँ था तो 3 को हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। सो ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 यहाँ हो गया, बट पोटेशियम क्लोराइड जो KCl है वो भी यहाँ पे 2 हुआ है। सो यहाँ पे भी हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशंस की आप एक बार घर में जो जितने भी बुक में केमिकल इक्वेशंस है उनको करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। ये बहुत इजी है और बहुत ही स्कोरिंग भी है, आपको यहाँ से स्कोर भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मास और वेट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो मास क्या होता है और वेट क्या होता है, देखो द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटी पर, ठीक है। वेट हमारा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। सो वेट क्या है, एक तरह का फोर्स होता है जो किसकी वजह से ऑब्जेक्ट पर लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, इट्स वैल्यू इज द सेम इन ऑल प्लैनेट्स, ठीक है। मतलब जो हमारा मास है ये चेंज नहीं होगा। जैसे ये हमने पेन लिया है, इस पेन का जितना भी मास यहाँ पे है आप इसे किसी और प्लेनेट में लेके जाएंगे वहां पे भी इसका मास उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारा वेट होता है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर अलग अलग होता है, मतलब हमारा वेट जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे आप अर्थ पर हैं तो हमारा वेट कुछ और है, आप मून पर जाएंगे तो वेट कुछ और होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड करती है और हर प्लैनेट पर ग्रेविटी आपकी क्या होती है, चेंज हो रही है, ठीक है। थर्ड क्या हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है, इट्स यूनिट इज किलोग्राम। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी होता है। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि यह एक तरह का फोर्स है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, मास इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर और स्केलर आपको पता ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ हो, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें कोई एक ही चीज होती है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया जड़त्व का माप होता है। और जो इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स, और जो हमारा वेट होता है ये फोर्स का माप होता है, फोर्स का मेजरमेंट होता है वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इफ टू बॉडीज आर हैविंग same momentum, then lighter body will have a higher velocity than the heavier body। देखो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट की बात की गई है। जैसे आप कोई दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, चलो बना लेते हैं। ये हमारा कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पे लाइटर और हैवियर की बात की गई है। एक आपका लाइटर बॉडी है और दूसरी आपकी कैसी बॉडी है, हैवियर बॉडी है। कहाँ है हैवियर बॉडी, ये रहा, ठीक है। सो एक हमारा लाइटर बॉडी है और दूसरी हमारी कैसी बॉडी है, हैवियर बॉडी है, ठीक है। अब आपको हम सपोज करते हैं, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट इफ टू बॉडीज आर हैविंग सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम आपको पता होगा p से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी mv, ठीक है। जो हमारा मोमेंटम होता है p से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी mv,
ठीक है। सो दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, मतलब ये भी mv होगा और ये भी mv होगा, ठीक है। लेकिन अब हम पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा लाइटर है कौन सा हेवियर है। सो हम क्या करेंगे, इसके मास और वेलोसिटी को स्मॉल लेंगे और इसके मास और वेलोसिटी को हम कैपिटल लेके चलेंगे, ठीक है। ये दोनों का हमारा क्या हो गया, मास वेलोसिटी, ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया p, जो कि क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो देन लाइटर बॉडी विल हैव अ हायर वेलोसिटी, सो हमारा जो लाइटर बॉडी है इसकी वेलोसिटी हायर होगी किससे, जो हैवियर बॉडी है उसके वेलोसिटी से, ये आपको प्रूव करना है। सो हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, दोनों का हमने मोमेंटम ले लिया जो कि क्या है, इक्वल है, ठीक है। सपोज द मास ऑफ द लाइटर बॉडी इज m, स्मॉल m है, एंड वेलोसिटी इज v, हमने ये सपोज कर लिया, एंड द मास ऑफ हैवियर बॉडी इज कैपिटल M, और हैवियर बॉडी का मास कैपिटल M है एंड वेलोसिटी इज कैपिटल V है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गिवन। अब देखो मास जो हमारा लाइटर बॉडी है और हैवियर बॉडी है, मास किसका कम होगा, जाहिर सी बात है जो हमारा लाइटर बॉडी है उसका मास कम होगा और जो हैवियर बॉडी है उसका मास ज्यादा होगा। सो हमने उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है m ग्रेटर देन कैपिटल M, ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल m है वो लाइटर बॉडी का मास है और जो कैपिटल M है वो हैवियर बॉडी का मास है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो इक्वल है। सो मोमेंटम ऑफ लाइटर बॉडी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ हैवियर बॉडी, मीन्स यहाँ पे आप स्मॉल p इक्वल टू p कर सकते हो, ये हमको क्वेश्चन में ही बता दिया गया था, ये कंडीशन हमको दी गई है, बस हमने उसे यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा p जो हमारा मोमेंटम है p वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो p की जगह हम mv लिख सकते हैं। अब ये mv हमारा किसका है, लाइटर बॉडी का है, इसलिए स्मॉल m और स्मॉल v है, और ये मोमेंटम हमारा क्या है, हैवियर बॉडी का है, सो हमने इसको कैपिटल M और कैपिटल V लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कहाँ कैसे आया, देखो स्मॉल v m स्मॉल v कैपिटल M और कैपिटल V। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो मास को एक तरफ ले आओ और वेलोसिटी को एक तरफ, सो ये स्मॉल m कैपिटल M इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये कैपिटल V स्मॉल v इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा जो हमारा स्मॉल v है वो किसके बराबर है, कैपिटल V के, ठीक है। मतलब जो हमारा स्मॉल m था वो किसके बराबर है, कैपिटल V के बराबर है, और जो हमारा कैपिटल M है वो किसके बराबर है, स्मॉल v के बराबर है। सो इससे क्या पता चल रहा है आपसे, देखो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। सो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से देखेंगे, सो जो स्मॉल m है ये हमारा क्या है, लाइटर बॉडी का मास है, और इसका इसमें वेलोसिटी कितना आ रहा है, कैपिटल V आ रहा है, मतलब कैपिटल V है, मतलब वो क्या है, ज्यादा। अब देखो ये लेस देन, स्मॉल m इज लेस देन था, कैपिटल M ग्रेटर देन था। फ्रॉम द राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कैपिटल V है हमारा वो लेस देन स्मॉल v है। क्यों, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्मॉल m, यहाँ स्मॉल m हमारा लेस देन था कैपिटल M से, और स्मॉल m इक्वल किसके है, कैपिटल V के। सो हम यहाँ पे कैपिटल V लिख सकते हैं और ये लेस देन होगा स्मॉल v से, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो स्मॉल v ऐसे बना दो, तो ये स्मॉल v से क्या है, लेस देन है। सो हमको देखो यहाँ पे पता चल गया, इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, किसकी, लाइटर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी किससे, जो हमारी हैवियर बॉडी है, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है किससे, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से, ठीक। सो ये हमको बता रही है जो कैपिटल V क्या थी, वेलोसिटी ज्यादा है, और स्मॉल v वेलोसिटी कम है, ठीक है, वेलोसिटी कम, और जो कि स्मॉल v किसकी वेलोसिटी है, जो हमारा क्या है, लाइटर बॉडी है, ठीक। सो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी आपकी क्या है, ज्यादा है किससे, जो आपका हैवियर बॉडी की वेलोसिटी है उससे, ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है। सो दिस प्रूव्स दैट लाइटर बॉडी विल हैव
हायर वेलोसिटी देन द हैवियर बॉडी। सो ये हमने इससे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। यहाँ पे बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको दो ऑब्जेक्ट बोला गया है, उन दोनों का मोमेंटम सेम बताया गया है, तो बस आपको मोमेंटम लेना है। पी क्या होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है। सो एम वी हमने ले लिया है, इसको हमने स्मॉल कर दिया है, इसको कैपिटल कर दिया है। अब जितना क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्वेश्चन में बताया गया है जो मोमेंटम है वो सेम है, तो हमने मोमेंटम सेम कर दिया। लाइटर बॉडी का मोमेंटम इक्वल कर दिया हैवियर बॉडी से, ठीक है। अब मोमेंटम सेम है, स्मॉल एम स्मॉल वी, कैपिटल एम कैपिटल वी। अब आपको मास एक तरफ करना है, वेलोसिटी एक तरफ करना है, तो यहाँ जो हमारा स्मॉल एम था वो किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल वी के, और कैपिटल एम किसके बराबर आ रहा है, स्मॉल वी के, ठीक है। सो अब इसमें देखोगे आप तो जो स्मॉल एम है वो लेस देन है कैपिटल एम से, और यहाँ देखोगे तो कैपिटल वी लेस देन है स्मॉल वी से। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये वी हमारा किसका है, किसका है हमारा, ये लाइटर बॉडी का है, और जो कैपिटल वी है वो किसका है, हैवियर बॉडी का। सो देखो ये हमारा ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, बस इतना आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट आपको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। अब कोई कार खड़ी है, ठीक है, देखो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड साइड, एक कार है जो रोड साइड पे पार्क्ड है, इट मे नॉट मूव इवन इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फिर भी क्या हो रही है, मूव नहीं कर रही है। सो एक स्टूडेंट इसको प्रूव करने के लिए क्या करता है, स्टूडेंट सेज दैट बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस कैंसल ईच अदर, गिव योर व्यूज एंड एक्सप्लेन व्हाई द कार डज नॉट मूव। सो एक कार आपकी थी जो खड़ी है, पार्क्ड है, उसमें फोर्स लगाने के बाद भी वो कार मूव नहीं कर रही है, ठीक है। समझो ये एक कार है, खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, आप इस पर फोर्स लगा रही है फिर भी मूव नहीं कर रही। तो एक स्टूडेंट बता रहा है कि इस पे हमने फोर्स लगाया है तो इस पे अपोजिट फोर्स भी लग रहा है और वो उसको कैंसल कर दे रहा है, क्या ये सही है या नहीं, वो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। सो देखो आंसर रीड करते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है। सो बट द फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, बट क्या होना चाहिए, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट बॉडीज होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज पर होने चाहिए, एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी पे वो फोर्स नहीं होने चाहिए, डिफरेंट बॉडी पे वो फोर्स होने चाहिए। सो दोज द फोर्सेज डोंट कैंसल ईच अदर, मतलब जो ये स्टूडेंट बोल रहा था कि वो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, ये स्टेटमेंट उसका क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, वो फोर्स एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहा है, बट वो फोर्स क्या होने चाहिए, अब अलग अलग बॉडी पे लगनी चाहिए, वो बॉडी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हेंस द रीजन गिवन बाय द स्टूडेंट इज रॉन्ग, जो इस स्टूडेंट ने रीजन दिया है वो रीजन बिल्कुल भी रॉन्ग है, ठीक है। सो क्यों, तब तब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ये जो कार है वो मूव नहीं कर रही है, हमने तो फोर्स लगाया फिर भी ये मूव नहीं हो रही है। सो द कार डज नॉट मूव बिकॉज इट हैज हाई मास एंड दोज हाई इनर्शिया। सो देखो ये जो कार खड़ी है इसमें इसका जो मास है वो भी हाई है और इसका जो इनर्शिया है, जड़त्व, वो भी क्या है, हाई है, और स्टूडेंट कैन नॉट एक्सर्ट द फोर्स नीडेड टू मेक द कार मूव, और इस कार को मूव करने के लिए या हिलाने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है उतना फोर्स वो स्टूडेंट नहीं लगा पा रहा है इसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से ये कार क्या हो रहा है, मूव नहीं हो पा रहा है। सो मेन रीजन ये है इस कार के मूव ना होने का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस का लेबल्ड डायग्राम बनाना है। ये देखो ये लेबल्ड डायग्राम है न्यूक्लियस का, इसमें पार्ट्स देखो आपके क्या है, न्यूक्लियोलस हैं, ये आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियर पोर हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है गड्ढे टाइप के शेप, ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए। क्रोमेटीन, क्रोमेटीन आपने पढ़ा हुआ है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रोमेटीन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको, और ये हमारा लास्ट क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। इस डायग्राम का एक बार प्रैक्टिस आपको घर पे कर लेना है। चलिए
राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक, देखो प्रो मतलब क्या होता है पुराना, और जो कैरियोटिक है ये होता है आपका न्यूक्लियस या फिर सेल बोलो, ठीक है। सो ये पुराने सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, नए सेल होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। पहला साइज के बेस पर देखो। सो दीज आर प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव का मतलब ये क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं या सिंपलर होते हैं, ठीक है। और जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं ये होते हैं कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये होते हैं सिंपलर, ठीक है। और इनका साइज क्या होता है, बहुत ही लेस होता है, 4 म्यू मीटर से कम होता है, लेस देन होता है। और इसका साइज ग्रेटर देन 5 म्यू मीटर, इसका साइज बड़ा होता है, ठीक। अब देखो प्रोकैरियोटिक ये पुराने टाइम के सेल्स थे, तो इसलिए इनका साइज क्या है, कम है। यूकैरियोटिक नए सेल हैं, तो इनका साइज हमारा ज्यादा होता है। सेकेंड क्या है, न्यूक्लियर फेज। सो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, क्रोमोसोम्स। सो दे डू नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन कंटेन नहीं करते। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो डीएनए को क्या करता है, पैक करता है। डीएनए आरएनए पढ़ा होगा, सुना होगा नाम। सो उस डीएनए आरएनए को क्या करता है, पैक करता है, लपेटता है, ये हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंटेन नहीं होता, और यहाँ पे ये क्या होता है, कंटेन होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। फोर्थ क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब दे डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। ये जितनी भी चीजें हैं जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब ये सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन करने वाली चीजें हैं, तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट है, तो वो मेम्ब्रेन कंटेन करने वाली बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, और यहाँ पे वो सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे इतनी चीजें प्रेजेंट हैं, इसलिए इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका साइज हमारा क्या होता है, छोटा होता है, और ये सिंपलर होते हैं। और इसकी वजह से यहाँ यूकैरियोटिक सेल में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, इसलिए इसका साइज भी बड़ा है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन, सो माइटोसिस डिवीजन डज नॉट ऑक्योर। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन ऑक्योर होता है, ठीक है। अब माइटोसिस डिवीजन क्या है, ये एक तरह का सेल डिवीजन है, जिसमें आपका जो एक सेल होता है वो 2 सेम सेल बनाता है, ठीक है। जैसे एक सेल है वो 2 सेल बनाएगा, बट वो दोनों सेम ही होंगे, तो ये होता है माइटोसिस डिवीजन, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता और यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन इज 19 एंड 17। पोटेशियम और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 19, 17 आपको दिया गया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बेसिस पे उसका आंसर करना है। सो ए क्या बोल रहा है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखो जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता भी है उनका रिवाइज हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फील किया जाता है, पहले 2 आएंगे, फिर 8 आते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और देन 32 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस सीरीज में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारा ऑर्बिट होता है, जो सेल होता है, उसमें फील करते हैं, ठीक है। सो पहले हमारा पोटेशियम देख लो 19 है, सो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना है। तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 है ना, उसके बाद 8 आ जाएगा, 8 9 ये कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन और बचा है, मतलब 8 यहाँ भी आ जाएगा, 18 हो गए, और यहाँ 1, ठीक। सो 2 8 8 1, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से अगर हम क्या करें, क्लोरीन का निकालें, क्लोरीन कितना है, एटॉमिक नंबर 17 है। सो 17 पहले 2 8 फिर 8 आने चाहिए, बट उसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे,
सो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द पॉसिबिलिटीज फॉर ऑब्टेनिंग इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। देखो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर क्या होता है या इनर्ट गैसेस क्या होती है, ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती है ये किसी के भी साथ रिएक्ट, क्योंकि इनका जो लास्ट सेल होता है, ये जो लास्ट ऑर्बिट दिख रहा है सेल, ये पूरा कंप्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस इसलिए क्या करती हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो आपको बताना है कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों इनर्ट गैस स्ट्रक्चर शो करें। ठीक, सो देखो जब आप 2 8 8 1 ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 8 आ गया, इसमें 8 आ गया, लास्ट में 1 है। अगर मैं इसका पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, 1 इलेक्ट्रॉन हम ले लें पोटेशियम से, तो क्या इसका जो वैलेंसी होगी वो पूरी कंप्लीट होगी, मतलब इसके लास्ट सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन फील होंगे। ठीक है, तो ये कैसा नेचर शो करेगा, ये इनर्ट गैस जैसा नेचर शो करेगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है, पूरा फील्ड है, अब ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो देखो, बी देखो, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर आइदर पोटेशियम गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, या तो पोटेशियम क्या करे, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और इसको कंप्लीट कर दे, पूरा फील्ड कर दे, या तो फिर वो क्या करे इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसका क्या होगा, जो ऑर्बिट होगा, जो सेल होगा, वो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा। ठीक है, सो वो इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर शो करेगा। अब वैसे ही ये तो हमारे किसकी, पोटेशियम की बात हो गई। अब क्लोरीन पे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर ऑब्टेनिंग इनर्ट गैस स्ट्रक्चर आइदर क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, या तो क्लोरीन क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो ये 8 बन जाएगा और हमको 8 ही चाहिए होता है। ठीक है, मतलब सेल पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और या तो फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। ठीक है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो भी उसके पास सिर्फ 2 और 8 रह जाएगा, जो कि कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन पोटेशियम क्लोराइड थ्रू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 9th क्लास में बहुत पूछा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, फर्स्ट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर 8 डाल दिया, फिर 8 और लास्ट में 1 है। ठीक है, क्लोरीन का वैसे ही बनाएंगे तो 2 8 और ये लास्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या कर रहा है, अपना लास्ट वाले सेल से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, हमको क्या बताना है, आयनिक बॉन्ड बताना है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन आप दोगे, मतलब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले ले। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 केस देखा था, या तो जो आपका पोटेशियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन पूरा ले। ठीक है, इसके लिए इजी है कि किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड भी है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है, उस पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है, उस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बना देगा, देखो 8 हो गया, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, 1 माइनस, और पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है, इस पर क्या आ गया, जो हमारा पोटेशियम है वो प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सी लास्ट क्या बोल रहा है, राइट द चार्जेस प्रेजेंट इन पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, पोटेशियम और क्लोराइड्स आयन पे चार्जेस क्या होंगे, पोटेशियम पे हमारा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +1, और क्लोराइड पे चार्ज क्या होगा, -1 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विथ रीजन। आपको एक्सप्लेन करना है कि इनमें से कौन सा है जिसे आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कौन सा ऐसा है जो आप बना नहीं सकते, फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला देखो क्या दिया गया है, मैग्नीशियम Mg2। पहले हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, अब ये कितना आयन शो करेगा, अभी हमने आयन देखा, तो पहले देखते हैं मैग्नीशियम कितना आयन शो करेगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 8 2 होगा, ये हो गया 12। अब इसके लिए इजी क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले, तो इसके लिए इजी है कि ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे,
सो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 प्लस आयन बनाता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और 2 प्लस आयन फॉर्म करेगा। सो मैग्नीशियम 2 प्लस आयन फॉर्म कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक और मैग्नीशियम ले आ रहे हैं। देखो यहाँ Mg2 की बात की गई है, मतलब हमने 2 एटम लिया है मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का हम दो एटम ले रहे हैं, एक और मैग्नीशियम हम ले आए, इसके पास भी 2 प्लस, मतलब दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये शेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इनमें किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा, ये वैलेंसी कंप्लीट नहीं करेंगे, जो आपका सेल है उसे फील नहीं करेंगे। पहले ही क्या है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब आप एक और मैग्नीशियम ले आ रहे हैं, यहाँ भी 2 की कमी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282 है, जो मैंने अभी बताया। दिस इज क्लियर दैट फॉर्मेशन ऑफ Mg2 इज नॉट पॉसिबल। सो Mg2 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो एंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स द फॉर्मेशन ऑफ रेयर गैस इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन, हमने एक और मैग्नीशियम ले आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से भी क्या होगा, रेयर गैस स्ट्रक्चर वो नहीं बना पाएगा, ठीक है, मतलब उसकी वैलेंसी लास्ट सेल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, MgCl2। देखो MgCl2 बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों कैसे पॉसिबल है, देखो मैग्नीशियम कितना वन आयन शो कर रहा है, 2 प्लस, और अभी इससे पहले हमने देखा था एक क्लोरीन 1 माइनस शो करता है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, मतलब 2 क्लोरीन कितना, 2 माइनस शो करेगा। सो 2 प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और 2 माइनस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, मैग्नीशियम को, और ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सो देखो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 इज पॉसिबल, क्यों पॉसिबल है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, फॉर ऑब्टेनिंग रेयर गैस स्ट्रक्चर, इसको रेयर गैस स्ट्रक्चर या फिर इनर्ट गैस भी बोल सकते हो, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए magnesium donates 2 electrons and each chlorine molecules gain 1 electron and form MgCl2, ठीक है। मतलब जो लास्ट में Mg के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को शेयर करेगा, ठीक। सो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, MgCl2। चलिए लास्ट देखते हैं, Cl2 क्लोरीन, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 है, 2 4 6 और एक 7, इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। सो ये दोनों क्या करेंगे, ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, देखो शेयरिंग हो गई, मतलब इसका भी 8 कंप्लीट और इसका भी 8 कंप्लीट, और ये दोनों क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सो Cl2 बिल्कुल पॉसिबल है, ये भी बनेगा। एक बार रीड कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर विथ ईच अदर एंड ऑब्टेन रेयर गैस स्ट्रक्चर। ये रेयर गैस स्ट्रक्चर और इनर्ट गैस स्ट्रक्चर क्या करेंगे, पॉसिबल है यहाँ पे फॉर्म होना, क्योंकि पूरा सेल क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर से बैक जाके देखो, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले तो आप क्या करो, एटॉमिक जो आपके एटम्स हैं, कम से कम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम लर्न करो, उनका सबका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, कौन +1 शो कर रहा है, कौन +2 शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप करके देखोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ओके। चलिए, सो आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम करीब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।